हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आपके सामने कमेंट आ रहे हैं बोर्ड पे पढ़ाने के, तो वो भी 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होगा। आप उसकी टेंशन मत लो। आप तो ये देखो कि कमेंट कर बताओ कि अब मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि वही मैं बोर्ड पे लिख के समझाऊँगा, तो क्या ये समझ में आ रहा है आपके या नहीं। तो ये आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें होती रहेंगी बाद में। कल हमने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर हमारे राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास हम पढ़ रहे थे। 3 पार्ट हम पढ़ चुके। कैसे इसकी शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल के बाद में, और फिर उसके बाद में जनपद बने, फिर उसके बाद में महाजनपद बने। तो हमने महाजनपद, जो प्रथम महाजनपद था, जो सर्वशक्तिशाली जनपद था, मगध के बारे में हमने खूब डिटेल से अध्ययन किया था। अब वो ही आगे चल रहा है। तो हमने कल देखा था कि 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2 मिनट में रिकैप करते हैं। 6ठी से 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व मगध यानी कि आधुनिक बिहार में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना? मगध। आधुनिक इतिहासकार शक्तिशाली बनने के कारण क्या थे? मैंने बताया था, क्वेश्चन बन सकता है। खेती, खास तौर पर खेती अच्छी होती थी, लोहे का विकास था, जो अच्छे उपकरण अस्त्र शस्त्र बनने के, क्योंकि शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जंगल था आपका पास में, तो वहाँ जंगली हाथी यानी कि सेना का जो मुख्य अंग होता है हस्त सेना, वो भी सॉलिड थी उनकी, क्योंकि जंगल के पास था तो हाथी उनको मिल जाते थे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि गंगा उपनदी, जो उपनदियाँ बहती थी, तो उनसे आवागमन का मार्ग, जलीय मार्ग सुलभ था। फिर कुछ जैन बौद्ध यानी ग्रंथों ने इसका कुछ और ही कारण बताया है। जो उनके शासक थे, उनकी महत्वाकांक्षा या उनकी नीतियाँ, उनको वो जिम्मेदार बता रहे हैं। तो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मानंद है, ये महत्वाकांक्षी शासक थे। अब हमने देखा कि प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी, जो आधुनिक बिहार में राजगीर का प्राकृत नाम था, राजगृह। उसके बाद में राजगृह का अर्थ है राजाओं का घर। ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, इसलिए किलेबंदी थी। 4वीं शताब्दी में हमने देखा है कि मगध की राजधानी कौन सी बन जाती है? पाटलिपुत्र, जो होता है ना वर्तमान पटना है, जो गंगा नदी के आवागमन का परिस्थिति है, इसलिए खेती वहाँ बहुत अच्छी होती थी। फिर हमने भाषा और लिपि में अंतर पढ़ा था। ध्यान रखना दोस्तों, ये बड़े अच्छे लोग भी इसमें फंस जाते हैं कि कौन सी भाषा है और कौन सी लिपि। तो मैंने 2 भाषा बताई थी, प्राकृत, अरेमाइक और यूनानी। यह तो थी भाषा, और लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्टी। यानी कि पश्चिमोत्तर भारत जो था, जैसे अब वर्तमान में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जो विलेख हैं वो भाषा उनकी अरेमाइक और यूनानी है, कि लिपि उनकी खरोष्टी है। तो ये हमने कल अध्ययन कर लिया था। और फिर एक साम्राज्य जो विकसित हुआ वो था मौर्य साम्राज्य मगध में। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे, लगभग 321 ईसा पूर्व। उसका शासन देखें तो पश्चिम का विवरण दे रखा, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान था। फिर उसका पौत्र यानी कि बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था अशोक, और पिता का नाम था बिंदुसार। वो सबसे महत्वपूर्ण शासक या पहला सम्राट बना।
अब जो जानकारी के स्रोत थे वो प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? पुरातात्विक प्रमाण है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मंदिर, फिर मेगिस्थनीज की इंडिका है, फिर अर्थशास्त्र है, फिर मौर्य शासकों में उल्लेख, जैन बौद्ध और अन्य धर्म ग्रंथ हैं। उसके बाद में हमने देखा कि सबसे मूल्यवान जो जानकारी का स्रोत है वो क्या थे? अभिलेख। और अभिलेख में अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया था, और भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण और सबसे ज़्यादा अभिलेखों का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। तो कल हमने यहाँ तक का पढ़ लिया था। तो अब हम आगे देखते हैं कि साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य था, तो उसका प्रशासन, इतना बड़ा साम्राज्य था कि उत्तर में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक था, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो उसका प्रशासन, क्योंकि प्रशासन करना या शासन चलाना इतने बड़े क्षेत्र में संभव नहीं है एक व्यक्ति द्वारा। तो 5 इसके शासन के केंद्र का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 केंद्र कौन से थे? एक तो पाटलिपुत्र, दूसरा 4 उसके प्रांत थे, पाटलिपुत्र राजधानी, जिनमें था तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 4 प्रांतीय केंद्र थे और एक राजधानी थी पाटलिपुत्र। वो ये 5 प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? भाई ये प्रशासनिक केंद्र थे, तो इनका उल्लेख भी मिला होगा इनको, तो वो कहाँ से मिला? तो उनको साक्ष्य मिले हैं अशोक के अभिलेखों से। और फिर पुरातात्विक इतिहासविद ने जब इनका अध्ययन किया, अभिलेखों का परीक्षण से पता चलता है कि जो अभिलेख थे वो पश्चिमोत्तर आधुनिक पाकिस्तान है उसके भी पश्चिमोत्तर में, यानी कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर में प्रांत तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड में एक जैसे संदेश उत्कीर्ण हैं। यानी कि जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हमें हुए हैं उधर पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर में, जैसे अफगानिस्तान आ जाता वहाँ भी मिले थे अरेमाइक और यूनानी लिपि, तो उनके जो उत्कीर्ण अक्षर हैं वो सेम है, एक जैसा। तो वो इतिहासकार इस बात से चकित हैं कि इतने बड़े शासन या इतने बड़े भूभाग का प्रशासन कैसे किया जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कैसे की गई होगी। तो इतिहास इस निष्कर्ष पर अभी तक कोई संभव नहीं है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और बड़े थे, यानी कि विविधता थी। जैसे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था पहाड़ी, उड़ीसा वाला था तटीय, उड़ीसा वाला। तो आप अफगानिस्तान में देखोगे कि अफगानिस्तान इलाका पश्चिमोत्तर में है, तो वहाँ तो कौन सा था? पहाड़ी एरिया। और आप इधर उड़ीसा में आओगे तो ये कौन सा था? तटीय। तो इसका मतलब ये समझाने का प्रयास किया है कि विविधता वाला क्षेत्र था, कि इतनी विविधताएं मौजूद थी, फिर भी प्रशासन कैसे चला रहे थे। तो अब इतिहासकार पूर्णतः निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उज्जैनी और तोसली, मतलब उज्जैनी और तोसली दोनों की लंबी दूरी पर महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहे होंगे। इतिहासकार पता लगाते हैं कि तोसली से
स्वर्णगिरी अर्थात सोने के भंडार जो कर्नाटक में है स्वर्णगिरी, तो वहाँ तक उनके व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो इतनी दूरी तक यात्रा करना कई महीने लग जाते हैं। तो यात्रा के मार्ग क्या थे, उनको मतलब किस तरह से वो यहाँ से वहाँ तक जाते थे, तो और उनके खाने पीने की, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब प्रशासनिक कार्य कौन करता था। इतने बड़े प्रशासन को चलाना, ये इन प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कौन थे। तो एक हमारे दिया हुआ है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ हैं, मिले हैं। तो आप देखेंगे सबसे उत्तर में है मानेसर और शाहबाद गढ़ी। मानेसर और शाहबाद गढ़ी उत्तरी छोर पे है। फिर नीचे आओगे कंधार आ गया। फिर कंधार के बाद में कालसी जो उत्तराखंड में है, नहीं हाँ कालसी उत्तराखंड में है। और गिरनार इधर आ जाओ गुजरात वाले पोर्शन में आ गया। सोपरा महाराष्ट्र वाले पोर्शन में आ गया। और संती कर्नाटक वाले पोर्शन में आ गया। और शिशुपालगढ़ और जोगढ़ ये उड़ीसा वाले पोर्शन में है। ये महत्वपूर्ण इस अशोक के अभिलेख है। और इसमें दो हैं, स्तंभलेख हैं, लघुलेख हैं और महाशिलालेख है। तो ये सब अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको अच्छी तरह ध्यान रखना कौन कौन से अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बाकी मैं नोट्स में या टेस्ट में आपको तैयार करवा दूंगा। फिर है साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदी दोनों ही मार्ग आवागमन बना रहना आवश्यक है, क्योंकि भूमि वाले मार्ग से भी यात्रा हो और जलीय क्षेत्र से भी यात्रा हो। क्योंकि राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई महीने, कई सप्ताह, कई दिन लग जाते हैं। जब पाटलिपुत्र से अगर आप पश्चिमोत्तर में जा रहे हो कंधार तक, तो उसमें कई महीने लग जाते हैं। अर्थात मतलब जो यात्रा करता है तो उतनी उनकी यात्रा या जो व्यापारी हैं इतनी दूर जाते हैं, उनकी और यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में सुरक्षा के लिए प्रमुख सेना प्रमुख थी, क्योंकि जो यात्रियों और व्यापारियों की जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तय करते थे, तो उनकी सुरक्षा, खान पीन की व्यवस्था, ये सब करने के लिए सेना मौजूद थी। तो इस तरह प्रशासन कई भागों में विभक्त था। हमें ये देखना है कि प्रशासन कई भागों में विभक्त था। इसके बाद में मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, याद रखना, यूनानी राजदूत था। यूनान के राजा ने उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो उस ने बताया कि इन सभी सैन्य गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेगस्थनीज ने एक समिति और 4 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो एक समिति का काम था नौसेना का संचालन करना, यानी कि पहली जो समिति थी उसका काम था नौ संचालन को संचालन करना। दूसरी का काम था यातायात और खान पान का संचालन करना, जो दूसरी समिति थी। और फिर तीसरी समिति थी, वो उसका काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना या पैदल यात्रियों का संचालन करना। चौथी जो
थी वो अश्वरोही समिति थी। पांचवी रथरोही यानी कि रथों का संचालन करने के लिए थी। और छठी जो समिति थी वो हाथियों का संचालन करती थी। तो फर्स्ट नौसेना का संचालन करती, सेकंड यातायात और खाने का संचालन करती थी, थर्ड का काम पैदल यात्रियों या सैनिकों का संचालन था, चौथी का अश्वरोही जो अश्वरोही सैनिक थे उनका संचालन करना था, और फिर पांचवा है रथरोही और छठा है हाथियों का संचालन करना। तो इस तरह ये 5 समितियाँ थी। और फिर दूसरी उपसमिति के दायित्व क्या क्या थे, यानी कि हमने देखा कि एक समिति और 6 उपसमिति हमने यही पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी जो उपसमिति थी उसके दायित्व भिन्न प्रकार के थे, यानी कि इनका तो जो हमने 6 पढ़ा इनका लगभग जो कार्य या दायित्व था वो सेना से संबंधित था। वो अलग अलग नौसेना है, अश्वसेना है, रथरोही है, या हाथियों का संचालन करना है, यातायात और पैदल सैनिकों का संचालन करना है। अब जो दूसरी उपसमिति है ये उससे भिन्न थी। और वो भिन्न कैसे थी देखते। ये समिति का कार्य था उपकरण ढोने वाली बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। पहला जो प्रमुख कार्य था कि ये समिति जो उपकरण या सामान था उनको ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था ये दूसरी उपसमिति करती थी। सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी ये दूसरी उपसमिति करती थी। तो पहला कार्य तो हो गया सामान को इधर उधर ले जाने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। दूसरा काम था सैनिकों के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना। फिर है सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों को नियुक्त करना, यानी कि सैनिकों की देखभाल के लिए जो सैनिक थे उनकी सैनिकों की देखभाल के लिए नियुक्त करना, जिनमें सेवक हैं या शिल्पकारों को नियुक्त करने का काम भी कौन करती थी, दूसरी उपसमिति। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी उपसमिति के क्या कार्य थे या दूसरी उपसमिति के दायित्व भिन्न प्रकार के कैसे थे। तो पहली जो थी वो थी सैनिकों से संबंधित। दूसरी उपसमिति है वो है विविध प्रकार के कार्य करने के लिए, जैसे सामान या माल को उपकरणों को ढोने के लिए तो बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, और तीसरा है सैनिकों के लिए सेवकों और शिल्पकारों की व्यवस्था करना। ये दूसरी उपसमिति का कार्य या दायित्व था। तो ये ध्यान रखना, इनमें जो इनकी मैगेस्टनिज की बताई हुई जो भी समितियाँ उपसमितियाँ हैं उनमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और हो सकता है पूछ ले। तो हमें तो एक एक वर्ड को ध्यान में रखकर या एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, तो हमें तो बाल की खाल निकालनी है, या फिर ऐसा बनना है कि बाल की खाल निकालने वालों की ऐसा बनना है कि मस्त होके एग्जामिनर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर ले, अपने को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये उपसमितियाँ मतलब ये प्रशासनिक जो मेगिस्तनीज के अनुसार थी, ये उपसमितियाँ थी जो शासन का संचालन करती थी। क्लियर। अब जो भी है अशोक, अभी कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, अभिलेख, शिलालेख और स्तंभलेख, इनमें क्या अंतर है, कल पूरा डिस्कस इन्हीं पे करेंगे। आप जो मैप है उसको पूरा अच्छी तरह, टाइम लगेगा लेकिन अपने को बाल की खाल निकालनी है, तो उस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको वो मैप डिटेल से, आप फिर उसको किताब में मिलान कर लेना, डिटेल से पढ़ेंगे।
अशोक ने क्या किया कि अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उसने धर्म का प्रचार द्वारा किया, यानी कि अशोक अखंड भारत को बनाए रखने का प्रयास किया। तो उसने कौन सा माध्यम अपनाया? धम्म। अब यहाँ धम्म का अर्थ हम कल समझ चुके हैं कि धम्म का अर्थ अशोक ने क्या है, सन्यासी और बड़े बुजुर्ग के लिए उदार रहना, सैनिकों के लिए उदार व्यवहार करना। तो ये जो धम्म हमने कल पढ़ा था, ये धम्म के वजह से या दूसरे धर्म परंपराओं को कभी भी जो मानता है उनको डिस्टर्ब मत करना, ये सभी उनके इस आधार पे वो अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखना चाहता था। फिर हम जानते हैं, आप भी जानते हो, कलियुग का जो भयंकर नरसंहार अशोक ने किया था, जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार भी इसके पिता थे, वो भी नहीं जीत पाए थे। तो अशोक ने वहाँ पे कलिंग नामक स्थान जो उड़ीसा में है, वहाँ पे इतना भयंकर युद्ध हुआ कि इतने सैनिक और लोग मारे गए कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और फिर उसके बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया, क्योंकि युद्ध करने के लिए कोई सामने था ही नहीं। तो फिर अशोक ने जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो फिर उसने धम्म का रास्ता अपनाया। धम्म यानी कि धम्म एक विचारधारा है, कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है कि बुजुर्गों और सन्यासियों के प्रति उदार रहना, प्रत्येक धर्म का सम्मान करना, प्रत्येक धर्म की परंपराओं का सम्मान करना, यही धम्म था। और इसका ही उसने खूब प्रचार प्रसार किया, शिलालेखों के माध्यम से किया, यात्रियों के लिए हर जगह पानी और छायादार पेड़ लगवाए अशोक ने। तो फिर वो उदारता, वही धम्म था। ये धर्म से मतलब नहीं है, धम्म अपने विचार, सदाचार, इनसे मतलब है कि सभी के प्रति उदार रहना, सैनिक हो या सेवक हो, सभी के प्रति उदार रहना। तो धम्म का मार्ग अपनाया अखंड भारत को बनाए रखने के लिए। हमने ऊपर पढ़ा है कि धम्म के सिद्धांत वो बहुत ही साधारण, जो मैंने अभी बताया आपको कि अशोक का धम्म क्या था, कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, साधु सन्यासियों के प्रति उदार रहना, सैनिकों और सेवकों के लिए भी उदार व्यवहार करना। तो ये ही मतलब साधारण, बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक था धम्म के बारे में विचार। फिर इसके बाद में अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोग, यानी कि अशोक ने ऐसा कहा कि धम्म के माध्यम से लोग इस संसार में भी सुखी रहेंगे और आगे भी जाके सुखी, यानी कि उन्होंने मृत्यु लोक के बारे में भी बता दिया कि यहाँ जो धम्म के अनुसार कार्य करता है वो यहाँ भी सुखी रहेगा, अगले संसार में भी वो सुखी रहेगा। और फिर उसने धम्म, यानी कि ये कब हुआ? कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध से पहले अशोक कैसा था, क्या था, क्रूर था, क्या था, वो कोई इतिहासकार कोई नहीं बता सकता। लेकिन बाद में जब उसने धम्म का अनुसरण किया तो वो एक महानतम शासक बन गया। उनका धम्म साधारण और सार्वभौमिक था, कोई धर्म नहीं था, जबकि उनके विचार थे उदार, हृदय वाले, या फिर हम कहें कि सबके प्रति आदर वाले विचार को उसने धम्म माना है। फिर धम्म के प्रचार के लिए उसने धम्म महामात्र नामक एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, यानी कि धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, याद रख लेना। एक यही वर्ड आया है कि इस बुक में अब तक कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो ये क्लियर यही कर लेना, धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों आज
के लिए इतना ही ज़्यादा स्पीड दिखानी नहीं है। मैंने आपको हर लाइन हर चीज़, क्योंकि मैं भी आपको पहले पढ़ता हूँ फिर शॉर्ट करता हूँ उसको कि आपके लिए क्वेश्चन। अब जैसे मान लो क्वेश्चन लिखने का तरीका, जैसे मान लो दूसरी उप समिति के दायित्व कैसे भिन्न थे पहले से, तो पहले वाले सैनिकों से संबंधित ज़्यादा थे और दूसरे वाले मतलब व्यवस्था करने वाले दूसरी समिति थी सैनिकों के लिए उपकरण और सामान के ले जाने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, व्यवस्था से संबंधित उसका कार्य था। अब हम कल के क्लास में हम देखेंगे अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो महत्वपूर्ण है, स्तंभ लेख और लघु शिलालेख हैं। एक ही लिखा सब पे गया है, यानी कि लेख सब पे है, अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख। लेख लग रहा है, लिखा सब पे है, लेकिन इनमें कौन अभिलेख बड़े थे, शिलालेख कई शिलाओं पे लिखे हुए थे, यानी कि शिलालेख यानी कि ये शिलाओं पे ही लिखे गए थे। और अभिलेख कहीं भी मतलब जैसे पॉलिश किए हुए बड़े पत्थर पे लिख दिए, कठोर चीज़ पे खुदे हुए थे, और शिलालेख शिलाओं पे। तो इसके बारे में हम इस अगली क्लास में विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अभिलेखों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि एग्जामिनर ने ये एग्ज़ाम जो सिलेबस कंडक्ट किया है, उन्होंने आपके बुक में इन चीज़ों को दर्शाया है, तो समझिए। तो कल हम पहला काम तो करेंगे, इनके अभिलेखों को समझेंगे, इनमें अंतर समझेंगे, और फिर दूसरा आगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता, तो इसको महत्वपूर्ण मानने के कारण क्या थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके कोई सुझाव कमेंट करो तो आपका वेलकम। और जल्दी 10 तारीख के आसपास मैंने बता दिया सब्जेक्ट और किस हिसाब से डिसाइड करना। लगभग मेरे हिसाब से 4 बजे बाद में ही डिसाइड होंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट चलेंगे, SST, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। तो आप भी स्कूल चल रही है, तो उस हिसाब से सेटअप करेंगे। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बता दी। अब कल मैं आपको क्लास में हम कल सिर्फ अशोक के अभिलेखों पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभिलेख के बारे में 1 लाइन 2 लाइन या फिर वो पूछ लेता है कौन सा अभिलेख कहाँ पे है, क्योंकि अपने इंडेक्स या डायग्राम में दे रखा है। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से